गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लेम ट्रिब्यूनल्स 165 सेक्शन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का सेक्शन 165। इस पर डिस्कशन करते हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं ये समझते हैं। ए स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट वन आर मोर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स hereafter in this chapter referred to as a claim tribunal and for such area as may be specified। बहुत बड़ा एरिया है तो दो बना सकते हैं और छोटा एरिया है तो एक रहेगा। किसके लिए? पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग अपॉन क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द डेथ ऑफ और बॉडली इंजुरी टू पर्सन arising out of the use of the motor vehicle or damages to any property of the third party। ये थर्ड पार्टी केस पे जा रहा है। थर्ड पार्टी का कोई बॉडली इंजरी हो गई, डेथ हो गई और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, उनके जो केस है MACT में जाएंगे। वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे करके वकील के माध्यम से जा सकते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर दैट द एक्सप्रेशन क्लेम फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द डेथ ऑफ ए बॉडली इंजुरी टू persons arising out of the use of the motor vehicles including claims for compensation under section 140 and section 163A। 163A में भी जो फाइनल किया गया है स्पेशल प्रोविजंस टू फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन स्ट्रक्चर फार्मूला बेसिस, उसके लिए। और दूसरा जो है ना 140 में भी जो बनाए गए हैं उस रूल के हिसाब से। अ क्लेम ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ सच members as the state government may think fit to appoint and where it consists of two or more members। एक चेयरमैन होगा, एक या दो मेंबर होंगे। और ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल, वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अगर वो जज नहीं है। हाई कोर्ट का अगर जज है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो भी क्वालिफाई कर जाएगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने की और हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशंस रखता है, समझो क्वालिफिकेशंस रखता है, जैसे वकीलों में क्वालिफिकेशंस रखते हैं तभी तो उनको जज बना देते हैं हाई कोर्ट का। ऐसे ही जिला जज बना देने की क्षमता रखने वाले पे उसको बना दिया जाएगा। कौन जिला जज बनेगा? ADJ। तो ये ऐसे लोगों को वेयर टू आर मोर क्लेम ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, वो तो डिवीजन हो जाएगा, जियोग्राफिकल बांट हो जाएगी। यहाँ का वहाँ जाएगा, इधर के साइड का इधर जाएगा, जो भी एरिया डिवाइड होगी। और एवार्ड इनका क्या है? एवार्ड बाय ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी सीन एज एडवर्सेरियल एडजुडिकेशन। ये कोई एडवर्सेरियल एडजुडिकेशन नहीं है लिटिगेटिंग पार्टीज के बीच में है डिस्प्यूट, बट ए स्टेचुटरी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन ऑन ऑकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट आफ्टर इंक्वायरी। वो एक्ट है ना, एक्ट के हिसाब से है। थर्ड पार्टी का जो हमारा एक्ट होता है, एक्ट इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो पुलिस वाले मांगते हैं, वो अगर है तो उसी के बेस का ये कंपनसेशन है। इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, और कोई एडवर्सेरियल है आपके राइट और रॉन्ग इन्फ्रिंजमेंट वगैरह, ये सब नहीं है। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्लेम मिलना है उसको जाएगा। अगर वो मोटर एक्सीडेंट व्हीकल से हो गया एक्सीडेंट, उसका कोई लिम्स गया, उसका कोई डेथ हो गई, या उसकी किसी की थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, ऑप्शन लाइज विद द क्लेमेंट टू रेफर हिज क्लेम टू ए सिविल कोर्ट कर सकता है फॉर एडजुडिकेशन वेयर द क्लेम रिलेट्स टू डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्सीडिंग। जब प्रॉपर्टी से रिलेट होगा तो सिविल कोर्ट में जाएगा। कहाँ पे? वहाँ पे पैसे का मैटर है ना, तो वो सिविल कोर्ट में उसका जुडिशियल बनता है, तो वहाँ जाएगा और वो एक्सीडिंग 2000 के ऊपर का क्लेम वहाँ लेके जाएगा और वहाँ पे से उनका फैसला होगा। फैसले के बाद प्रॉपर्टी डैमेज जितनी हुई है वो मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन एन एप्लीकेशन सेक्शन 166 है। एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन राइजिंग आउट ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 165 में बी मेड। 165 में क्या? बाय द पर्सन हु हैज सस्टेन द इंजरी। अगर कोई आदमी जिसका कोई लेग खराब हुआ, पैर खराब हुआ, हाथ खराब हुआ, आँख खराब हुई, कान खराब हुआ, एक अंग खराब होगा, या कोई ऐसा दोनों अंग खराब हुआ है जिसकी वजह से वो चल फिर तो सकता है लेकिन उसका अंग खराब हो गया, उसकी लाइफ तो खराब हो गई। बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो वो जा सकता है।
और जिसको इंजरी लगी हो जा सकता है। वेयर डेथ हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सीडेंट बाई ऑल आर एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। किसी के 4 बच्चे हैं तो सब जा सकते हैं, एक जा सकता है, लीगल जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो जैसे बाई एनी एजेंट ड्यूली अथराइज बाई द पर्सन इंजर्ड और ऑल एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एज द केस में भी। डिसीज के माध्यम से कोई भी जो एजेंट है, जिसको एजेंट बना दिया है उन्हें, हो जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हैव नॉट ज्वाइंड इन any such application for compensation, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased, and the legal representatives who have not so joined shall be impleaded as respondent to the application। वो respondent बन जाएंगे, respondent बन जाएंगे। Every application under subsection 1 shall be made at the option of the claimant, either to the claim tribunal having jurisdiction over the area in which the accident occurred, or the claim tribunal within the local limit of the whose jurisdiction the claimant resides or carries on business, or within the local limits of whose jurisdiction the defendant resides, and shall be in such form and contains such particulars as may be prescribed, provided that where no claim for compensation under section 140 is made in such application, the application shall contain a separate statement to that effect immediately। 140 में नहीं किया तो उसमें एक स्टेटमेंट देगा। The claim tribunal shall treat any report of accident forwarded to it under subsection 6 of the section 158 an application for compensation under this act। Selection of the multiplier on based on the age deceased and not on the basis of the age of the dependents। डिपेंडेंट नहीं, उसका डिसीज पे का ही आधार रहेगा। देयर मे बी नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड हुज एज मे बी डिफरेंट, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उनकी एज है। देयरफॉर द एज ऑफ द डिपेंडेंट्स हैज़ नो नेक्सस विद द कंप्यूटेशन ऑफ द कंपनसेशन, उससे कोई कैलकुलेशन में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एंड कंपनसेशन में बी सो असेस दैट द इंटरेस्ट एक्रूइंग देयर फ्रॉम will be sufficient for the maintenance of the family of the victim, and the concept of the compensation is wider than mere damages। जो एक mere damages ही देने वाली बात नहीं है। जैसे किसी भी आदमी के थर्ड पार्टी, मतलब किसी भी आदमी का कैजुअलिटी हो गई, लाइफ ख़त्म हो गई, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका परिवार है, माँ बाप भी हो सकते हैं, तो उनके पालन पोषण के लिए मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? ब्लड बिनेट चला गया, 2 अंग खराब हो गए, दोनों आँख खराब हो गए तो काम ही नहीं कर पाएगा। हाथ से तो काम कर लेगा लेकिन चल नहीं पाएगा। 2 पैर खराब हो गए या 1 पैर 1 आँख खराब हो गए फिर भी कोई काम नहीं कर सकता। 1 आँख खराब हो गई, 1 कान खराब हो गया, फिर भी अपंगता उसको पूरी हो गई तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी हालत में ये सब कंपनसेशन, इन केस ऑफ अप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द क्लेमेंट टू प्लीड एविडेंस इन द पिटिशन, इट इज़ sufficient फॉर क्लेमेंट टू कन्वे टू द रेस्पोंडेंट दैट इट इज़ ड्यू टू देयर एक्ट दैट द विक्टिम मेड विथ एन एक्सीडेंट which killed him। Thus when the rashness causing accident is made the basis for claiming compensation, the non-disclosure of the manner of the accident does not make the petition incomplete, nor leads to the conclusion that the cause of the action had not been disclosed in the petition। ये उत्तर प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और शांति देवी के केस में ऐसा फैसला आया था। इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द क्लेमेंट टू प्लीड एविडेंस इन द पिटिशन। अरे मर गया, सारी रिपोर्ट आ गई, पुलिस थाने सबसे रिपोर्ट बोल रही है, काम खत्म, उसको कंपनसेशन मिलेगा। सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 166 हैज़ बीन ओमिटेड बाय द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1994 में ओमिट कर दिया। एन इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज दैट दी देयर इज नो लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम्स बिफोर द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी लिमिटेशन जो थी वो खत्म कर, कभी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 166 हैज़ बीन ओमिटेड बाई Section 29(2) of the Limitation Act 1963 makes Section 5 of the said Act applicable in the case of an application for compensation filed before a claim tribunal for a period of 12 months from the date of the occurrence of the accident. Proviso to subsection 3 of the Section 166 of the Motor Vehicle Act 1988 in so many terms provides
that a claim tribunal can entertain an application for compensation not above the period of the 12 month from the occurrence of the accident provided sufficient cause is shown. वहाँ तो ये था, लेकिन अभी खत्म हो गया, sufficient cause देने की जरूरत है. This clearly means that if an application for compensation is filed beyond a period of 12 months from the date of the occurrence of the accident, the claim tribunal shall not be entitled to entertain it, or in other words, it shall have no power to condone the delay, और delay भी condone नहीं कर सकते. There is thus an express provision in proviso to subsection 3 of the section 166 that delay is making an application for compensation shall be condonable when if it is not beyond 12 months from the date of occurrence of the accident, and that proviso expressly exclude the applicability of the section 5 in cases where an application for compensation is delayed by more than 12 months from the date of occurrence of the accident. Thus, the claim tribunal acting under the Act of 1988 has no jurisdiction to condone the delay beyond the period of 12 months from the date of the occurrence of the accident. ये रामदास बेहांत भाई एंड हर्षद भाई माला भाई, ये केस गुजरात का लग रहा है, वहाँ से है. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ क्लेम पिटिशन बोथ अंडर द ओल्ड एक्ट and the new act is 6 months from the date of the accident. The difference in the two acts is to regard to the provisions relating to condonation of the delay. In view of the proviso to subsection 3 of the section 166 of the new act, the maximum period of the delay which can be condoned is 6 months. Sufficient cause देना होगा as ground of condonation of delay in the filing claim is distinct and cause of action for the claim itself. The question of the delay must therefore be governed by the new law. Vinod Gurudas Raikar versus National Insurance Company. When husband dies in accident and her widow remarries, she is not entitled to compensation. ये भी एक ऐसा डिसीजन है. यहाँ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 166 हैज़ बीन ओमिटेड बाय द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1994 वाइड dated 14/11/1994. The effect of the amendment is that the WEF 14/11/1994 there is no 1994 में 11th month में 14th day में एडिशन दिया. देयर इज नो लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम्स बिफोर द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट. इस तरह का फैसला है तो वहाँ पे कर सकते हैं. और बाकी जो ना 6 महीने का कंडोनेशन डिले कंडोनेशन कर सकते हैं. व्हेन क्लेम पिटीशन फाइल्ड बाय द विडो एंड द मैरिड डॉटर नॉट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन डिसीज्ड इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन. अगर वो मैरिड डॉटर भी क्लेम करती है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं, तो उसको नहीं मिलेगा. एंड ऑप्टिंग रिगार्डिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस द नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द वर्कमैन कंपनसेशन में अगर है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा. आशा है कि आप लोग इसे समझने की कोशिश किए होंगे, समझे होंगे. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. उसके बाद अवार्ड वगैरह भी होता है, उस पर हम बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.